नवेद शिको साहब हैं। नवेद शिको साहब ने इस पे एक बड़ा आर्टिकल लिखा है, पत्रकार हैं, और नवेद शिको साहब ने मतलब ये थ्योरी केवल नवेद शिको साहब ने उसको जिसको कहते हैं ना आर्टिकुलेट किया है, लिपिबद्ध कर दिया है। लेकिन बहुत से लोगों का उत्तर प्रदेश में ऐसा मानना है कि अभी हाल के दिनों में जो हुआ, क्योंकि अगर चुनाव एनडीए या बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो रहा है तो उसको दो ध्रुवों में बंटना लग रहा है। मायावती जी को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन पॉलिटिकल एक्यूमेन मायावती जी के पास खूब ठीक से है। जो पिछले 5 साल बीते 2019 के बाद, और उसमें ये जरूर है कि समाजवाद, और मैं हरदम ये कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 1 से 10 नंबर तक इंडिया को लीड तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को ही करना पड़ेगा, लेकिन वो उस नेतृत्व को करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उनकी अपने गृह प्रदेश, अपनी सीट होती है आजमगढ़, वो वहां जाते ही नहीं है। वो रामपुर एक बार सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से खाना पूर्ति हो जाए वहां चले जाते हैं। हालांकि उनको अपनी पत्नी, उनकी पत्नी लड़ रही थी, लोग कहते हैं कन्नौज गए, कन्नौज गए। अरे कन्नौज में अपनी पत्नी की कंस्टिट्यूंसी में गए थे, वो समाजवादी पार्टी की कंस्टिट्यूंसी में नहीं गए थे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट है मेरे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश जी को इस बार घोसी पे भी बहुत, हम सब लोग पिछले 15 दिन से कह रहे हैं, अखिलेश जी के जो बहुत घनघोर सपोर्टर हैं उतनी ही गाली हम लोगों को भी देते हैं। उनको लगता है कि हम लोग एंटी अखिलेश हैं। मैं ये बिल्कुल ठीक से मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का रास्ता रोकना है तो उसमें सबसे आगे अखिलेश जी को खड़ा होना होगा, और उनके पीछे बाकी पार्टीज को लामबंद होना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसी स्थिति में मायावती जी का अपना एक स्टेटमेंट है, और सही बात यह भी है कि मायावती जी को फॉर्मली अभी तक इंडिया ज्वाइन करने के लिए किसी ने नहीं कहा है। अब जैसा नवेद जी ने आज कहा है कि इस तरह की बात है कि ये जो मुश्किल काम है वो नीतीश जी कर रहे हैं, उस रोल में नीतीश जी हैं। नीतीश जी की संभावना है कि वो आके मायावती जी से मिले। एक कुछ लोगों का कहना था कि ये बाय डिफॉल्ट है, कुछ का कहना है ये बाय डिजाइन है। बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट, खाबरी जी को वहां से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाना और अजय राय साहब को उस पद पे लाना, ये दोनों तरह की चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट हो गया है। लेकिन जो भी है, मायावती जी के लिए कोई उत्तर प्रदेश में दलित वोट को इस समय नेतृत्व के रूप में कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। मैं एक छोटी सी बात इसलिए कह दूं क्योंकि वो रेलेवेंट है, और वो बात मैं सिर्फ इसलिए कह दूं कि जो 4 मुख्य पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सपा के जो अध्यक्ष हैं नरोत्तम पटेल साहब, नरेश उत्तम पटेल साहब, लोगों को नाम नहीं मालूम है। वो पिछले 4-5 साल से अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। आप सपा के मतलब गांव के वर्कर से पूछ लीजिए, वो भी अपने अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएगा। भूपेंद्र चौधरी साहब का नाम भी इतना पॉपुलर नहीं है। आरएस कुशवाहा साहब जो बीएसपी, उनका नहीं। इस मामले में सबसे चर्चित नाम अजय राय साहब का। अब अजय राय साहब के पास वोट कितने हैं नहीं है वो अलग बात होगी। मैं सबसे पहले नवेद शिको साहब आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि इस थ्योरी को आपने लिपिबद्ध किया और आपने इस पे एक लंबा आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने अपने तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स बताए कि क्यों मायावती जी इंडिया में आएंगे। और उससे आपने बेसिकली एक ही चीज कही, आपने कहा कि उससे थोड़ा अखिलेश यादव असहज हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव से ज्यादा उससे बीजेपी असहज है, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर मैं बहुत बड़ा अगर है, तो चीजें दिक्कत में होंगी। नवेद शिको साहब, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं कि जो आपने बात कही उसको एक बार थोड़ा सा संक्षेप में 5-7 मिनट में अपनी बात कहेंगे, फिर मैं शरद साहब से लूंगा, हम सब लोगों के सीनियर, और इस चीज को उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं देश की राजनीति को भी हम सब लोगों से ज्यादा बेहतर समझा ले। नवेद साहब। आनंद जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है और लोकसभा में भी वो अपनी ताकत दिखाएगी। लेकिन उसके बरक्स उसके विपरीत बात ये भी है कि भाजपा यानी एनडीए कई राज्यों में कमजोर हो चुका है और वो साबित भी हो चुका है। कई चुनाव विधानसभा के हार चुका है और कई राज्यों में हालत अच्छी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, ताकत है। जहां उसकी हार होगी उसको वो कवर करेगी, वो उसको कहीं ना कहीं मेकअप करेगी, क्योंकि भाजपा की जान आज उत्तर प्रदेश में बसी हुई है।
वही एक उसकी आत्मा है जो भाजपा की हारी हुई सीटों को कवर कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के शिल्पकार उत्तर प्रदेश जो अभी तक बिखरा हुआ है, विपक्षी जो जोड़ तोड़ हो रही है, अभी बहुत क्लियर स्थिति नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उस पर यूपी को लेकर बहुत शिद्दत से, खामोशी से काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार साहब हो या फिर राहुल गांधी साहब हो, उनका बड़ा खामोश कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव जी के साथ में एक कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम दिख रही है। उनके बयानों से ये लग रहा है कि वो वन मैन शो है, विपक्षी खेमे के सबसे बड़े। और इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी विपक्षी अकेला, एक तरीके से कहा जाए तो ताकतवर, एक अकेले इकलौता एक दल है जिसके पास अच्छी खासी सीटें हैं, जिसने भाजपा को टक्कर दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। अच्छा गठबंधन भी बनाया था, अच्छा चुनाव लड़े थे, और मुलायम सिंह यादव साहब अपने राजनीतिक कैरियर में जितना वोट प्रतिशत नहीं ला पाए थे, उससे ज्यादा अखिलेश यादव लाए थे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी शिद्दत से चुनाव लड़ रही थी, बसपा यानी मायावती जी उस शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस में वो कैडर की वो संगठन मजबूत नहीं था, प्रियंका गांधी के अलावा, और शिद्दत से मेहनत नहीं की गई थी, तो हाशिए पर थी कांग्रेस विधानसभा में। बसपा भी लगभग हाशिए पर रही। उस तरीके से बहन जी ने रैलियां और आक्रामक चुनाव प्रचार नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। उस तरीके से सरकार की मुखालिफत नहीं की जैसा वो करती आ रही थी। तो मैदान खाली था, और जितने भी एंटी बीजेपी ताकतें थी, जितना भी वोटर था, वो एक साथ इकट्ठा हो गया था अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताने के लिए और भाजपा को हराने के लिए। यही वजह थी, तो कम से कम समाजवादी पार्टी एक मजबूती से भाजपा को टक्कर दे पाई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव साहब के कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उनके बयानों में घमंड नजर आने लगा। विपक्षी एकता की जब बात हुई तो वो साथ जरूर आए, लेकिन बार बार कहने लगे कि यहां तो हम हैं, हम बड़े भाई हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। इन्हीं सब बयानों से शायद जयंत चौधरी जो उनकी एक ताकत थे, वो भी उनसे भी दूरी बन गई। इस बीच में जो विपक्षी एकता के मुख्य शिल्पकार हैं, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि अब ना अखिलेश यादव कुछ कर सकते हैं, ना बहन जी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि बहन जी के साथ में जिस तरीके से ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम पॉइंट है उसको दोहराएंगे नहीं। जिस तरह घोसी में उन्होंने एक सीट, उस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस में कई जो बागी बसपाई थे, पूर्व बसपाई थे, उनको साइडलाइन करने जाने लगा, और ये संकेत मिलने लगे, सूत्र ये बताने लगे कि कहीं ना कहीं निगोशिएशन चल रहा है, बहन जी से बात चल रही है, और बहन जी के पास भी कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनती हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें देने के कंडीशन में है ही नहीं। दूसरी बात, सत्ता अगर मोदी की सरकार बनती है तो उसके बाद बहन जी की उपस्थिति जो है, कहीं ना कहीं जो भाजपा में कहा जाता है, भाजपा सरकार में कहा जाता है, मोदी सरकार में जहां जाता है कि वहां वन मैन शो चलता है, वहां मोदी जी ही चलते हैं और अमित शाह जी चलते हैं। वहां सरकार में रहकर मायावती जी की कितनी चल पाएगी, जरा सी भी नहीं चल पाएगी, ये बहन जी भी जानती हैं। दूसरी बात, एनडीए में वो अगर शामिल होती हैं तो उनके भाजपा को उनके लिए सीटें देने की कोई गुंजाइश ही नहीं, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा खासा गठबंधन यहाँ यूपी में हो गया है। छोटे छोटे दलों को, पिछड़ों को उन्होंने साथ में, सबको खुश रखना है, सबको संतुष्ट रखना है। उसमें बहन जी की बड़ी डिमांड आ जाती है 25, 30, 35 सीटों की, तो उनको कतई नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यह कि बहन जी अगर अकेले लड़ती हैं तो इस बात में कोई शक नहीं, मुझे नहीं लगता इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी ये व्यक्ति कह सकता है कि 1-2 सीटें भी वो निकाल पाए। हालात बहुत सख्त हैं उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा यहाँ वजूद है, यहाँ अच्छी खासी वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान फूंक रहे हैं। यहाँ अयोध्या है, यहाँ काशी है, यार आप बहुत कुछ यहाँ पर है। और कहा यह भी जाता है कि योगी का विकास भी है, योगी का बुलडोजर भी है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो ध्रुवीकरण भी है। ऐसे में जहां बसपा का आधे से ज्यादा वोटर, जहां जाटो वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने लगा है, वहां पर अकेले दम पर कैसे चुनाव लड़ेंगे ये, और कितनी सीटें जीतेंगी, और अगर इस बार 0 पर आ गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से बहन जी को
साथ में लाने की कोशिश इंडिया कर रहा है, उससे जाहिर सी बात है कि इंडिया को राष्ट्रीय परिवेश में फायदा हो सकता है कई राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में सचमुच फाइट दी जा सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव जी का असहज होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि अखिलेश यादव जो अभी तक मान रहे थे कि यहां सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा, तो कैसे ये मुमकिन है कि बहन जी आ जाएं और बहन जी अखिलेश यादव यदि समाजवादी पार्टी से कुछ कम सीटें ले ले, बहन जी अगर आएंगी तो अपनी शर्तों पर आएंगी। पहली शर्त तो ये होगी कि सपा से कम हम सीटें लेंगे नहीं, सीटें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जो दिग्गज हैं इंडिया को तैयार करने वाले, उसमें नीतीश कुमार हो, चाहे जो जातिगत गणित भी बहुत बखूबी जानते हैं, जो उत्तर भारत की राजनीति से बखूबी वाकिफ है, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ही एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक टक्कर देने के हालात बनाए हैं, वही वो क्षेत्रीय दल, चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, उनको भी अपने ट्रैप में फंसा दिया कि बेटा जाओगे कहां, आना तो तुम्हें इंडिया ही के साथ में है, एडजस्ट तो आपको यही करना है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के बारे में अभी एक अंदर की खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के बहुत ही वो खास लोग, वो बुद्धिजीवी, वो दानिश्वर, जिनका सियासत से जरूरी नहीं कि उनका ताल्लुक हो, जो समाज में ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ उन्होंने बाकायदा एक बहुत ही खामोशी से एक मीटिंग की और फीडबैक लिया। फीडबैक में उनको यही बताया गया कि मुसलमान आपके साथ नहीं आने वाला है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा, तब जब कांग्रेस एक मजबूती से एक बहुत बड़े इंडिया के साथ में उत्तर प्रदेश में पैठ जमाने जा रही है, और उसके बाद जयंत चौधरी होंगे, उनके साथ अगर बसपा होगी, तो आप अगर अकेले चुनाव लड़ोगे तो आपका बुरा नतीजा होगा। मैं नवेद साहब आपके पास एक, मैं दर्शकों को एक जल्दी से, कई बार मैं बता चुका हूं, मैं फिर बता दूं, 1996 से डेटा, उसके पहले का भी है, लेकिन मैं बीएसपी पूरे देश की जो राष्ट्रीय वोट पड़ते हैं उसमें जो 2019 का वोट पड़ा, उसमें 4 नंबर की पार्टी थी, सीटें 10 ही थी, पार्टी 4 नंबर की थी। 2014 में बीएसपी 3 नंबर की पार्टी थी, 0 सीट के साथ, उसको 4.14% वोट मिला था 2014 में, सीटें 0। मैं जो कहना चाह रहा हूं, और उससे पहले भी 3 नंबर, 2009 में 3 नंबर की पार्टी, 2004 में 4 नंबर की पार्टी, 1999 में 4 नंबर, 96 98 में 5 नंबर, और वो 4% के से लेके 6% के बीच में उसका वोट परसेंटेज घूमता रहता है। पिछली बार 3.63। नवेद साहब, मेरा सिर्फ मानना यह है कि मायावती जी को अकोमोडेट करना एक बात है, लेकिन उसका वोट का प्रभाव कम से कम राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई कई और उसमें भी पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मायावती कभी भी बहुत अच्छी टीम प्लेयर नहीं रही है, वो गठबंधन की बात ये वो नहीं रही, तो वो कितने दिन रहेंगी कितने दिन नहीं रहेंगे, और जो सबका डाउट है, जैसा शरद भाई भी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? सीट जीतना एक बात है, उसके बाद वो बहुत हार्ड बार्गेनर है, वो बार्गेनिंग अलग होगी, वो बात की बात होगी, लेकिन अभी तो सीट जीतने की बात है। नवेद साहब। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि मायावती जी के बारे में जो लोगों की धारणा है तो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। नेता कोई विश्वसनीय नहीं होता है, लेकिन बहन जी के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वो विश्वसनीय नहीं है कई मायनों में, और इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भाजपा को हराने की ताकतें हैं देश में, यानी वोटर जो चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, उनके मन में यह है कि बस एक बार हम राष्ट्रीय परिवेश में, लोकसभा में भाजपा को आईना दिखा दें, उसका घमंड तोड़ दें, ये धारणा तोड़ दें कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। उनके मन में तो ये भी है कि अस्थायी सरकार ही बन जाए, लंगड़ी लूली सरकार बन जाए, साल भर के बाद टूट भी जाए, लेकिन हमें ये आईना, ये जुनून, एक जिद है उनको। अगर ये लग भी रहा है कि बहन जी अगर इंडिया में आ जाती है और उसके बाद में कुछ दाएं बाएं करती है तो कोई बात नहीं, एक बार हरा तो दे। ये एक जोश जो वोटर में नजर आ रहा है, जो वोटर भाजपा को लगातार हरा नहीं पा रहा है, उसके मन में है, तो वो इस बात को ज्यादा काउंट नहीं करेगा कि चुनाव के बाद बहन जी कहीं ऐसा ना करे कि वो भाजपा एनडीए की सरकार बनवा दे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा इस वक्त। ये एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल बन जाए, एक ऐसा गठबंधन बन जाए, ऐसी एक लड़ाई हो जाए जहां पर वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी का ना हो, वो धारणा टूट जाए कि भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो अजय है। इसको तोड़ने के लिए जो शक्तियां एक हो रही है, खासतौर से वोटर, ये एक अलग बात हो गई। एक बहुत अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं जो इस पैनल में बात भी हुई
और इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि 7-8-9 साल से मायावती जी का जहां भी जिक्र होता है, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, टेम्पो पर, रेस्टोरेंट में, चैनल में, कहीं भी जिक्र होता है, जहां मायावती जी का नाम आता है वहां कहा जाता है डरी हुई है ईडी सीबीआई। ये शब्द आना ही है। मेरे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ की पैनलिस्ट शायद जवाब दे पाए, लेकिन शायद नहीं जवाब दे पाए क्योंकि समय कम होगा। लेकिन ये सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि बहन जी डरी हुई है ईडी सीबीआई से। आप ये बताइए, जो आप लोगों ने भी बात कही, मैं उसको विस्तार से कहना चाह रहा हूं, जो अन्य पैनलिस्ट और आप भी ये बात कह चुके हो कि भाई पूरे देश में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री, गैर एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, ये खतरा सबके ऊपर है। क्योंकि दाएं बाएं सत्ता में रह के या पहले की सत्ता में रह के दाएं बाएं तो सबने किया होगा, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। तो सब लोग उतना नहीं डर रहे हैं जितना बहन जी डर रही है, ये कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि कई प्रमाण आते हैं, वो जिस तरीके से उनकी राजनीति का एक ग्राफ बदला है उसको देख के कहा जाता है। जिस तरीके से नजर आता है कि वो भाजपा को जिताने के लिए और भाजपा को हराने वालों को हराने के लिए जो कोशिशें करती हैं, जो समीकरण पे फिट करती हैं, उसको देख के कहा जाता है कहीं ना कहीं इनकी ट्यूनिंग भाजपा से है और भाजपा से कमिटमेंट है कि हम तुम्हारी जांच नहीं करेंगे, ईडी सीबीआई, तुम्हारे भाई के ऊपर कोई बात नहीं होगी, कोई आय से अधिक संपत्ति, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। और ये बातें इसलिए भी कही जाती है, मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि एक बहुत पुराना बहन जी का एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे पूछा गया कि सतीश चंद्र मिश्रा जी आपके साथ में कैसे आए और किस तरह से आपने उनको विश्वास में लिया और किस तरह से एक सर समाज का एक समीकरण बनाया। तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही थी, मैं उस शब्द, हो सकता है मैं गलत शब्द कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कांग्रेस की सत्ता थी और हम बहुत सताए जा रहे थे, हमें डराया जा रहा था, हम घबराए हुए थे और उस वक्त कानूनी दांव पेच के लिए हमें उस वक्त मदद के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जी मिले। क्योंकि उस वक्त उनके शब्द, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं भाव, लेकिन यही था कि हम बहुत डरे हुए थे। कांग्रेस की सत्ता बार बार डरा रही थी और तमाम जांचें जा रही थी, मैं फंस सकती थी और उस वक्त ये कानून ने एडवाइजर की जरूरत थी, उस वक्त सतीश मिश्रा जी ने बहुत मदद की। तो ये सारे समीकरण ये बताते हैं कि बहन जी कहीं ना कहीं, मैं बस आधे मिनट में आपकी बात कर, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव अगर जेल में चले जाते हैं तो उनका शायद 10% वोट बढ़े और शायद 2-4 लाख लोग सड़क में निकले, लेकिन बहन जी के दरवाजे पर अगर कोई जांच एजेंसी आ जाती है, सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे तो उनका वोट प्रतिशत 3 गुना बढ़ जाएगा, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। किसी सरकार की हैसियत नहीं है कि बहन जी को जेल में डाल दे। ये बात जब मेरा जैसा एक मामूली एक बिल्कुल इंसान समझ सकता है, पूरा देश समझ सकता है, बहन जी क्यों नहीं समझती, वो क्यों डरी है?